हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग टीचर। फर्स्ट जो वीडियो है वो आप लोगों ने काफ़ी उसके कमेंट्स किए हैं, अच्छा लगा। और देखिए, मेरा बस इतना कहना है, कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप नीचे कमेंट करिए। और अगर कोई मुझसे गलती हो जाती है तो आप उसको जो है करेक्ट करके आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है और उन लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने मतलब सही क्या है वो बताया, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसमें हेल्प मिली। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चंस थे उनका जो करेक्शन है वो उसी वीडियो में पिन किया हुआ है, मतलब सबसे ऊपर कमेंट है उसका। तो आप जाकर के उसको देख लीजिए। ठीक है, उसमें जो बताया गया है कि 3 वेद पढ़ने वाले, 2 वेद पढ़ने वाले और 4 वेद पढ़ने वाले, इनको मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, मतलब अप एंड डाउन्स था उसका, थोड़ा सा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर बता दिया था। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उसको ढंग से सही करके लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी एक चीज़ और है कि जो वैदिक शिक्षा थी वो सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मिलती थी, वैदिक शिक्षा। ठीक है, बौद्ध शिक्षा जो है वो सभी वर्गों को मिलती थी। वैदिक शिक्षा सिर्फ 3 वर्णों को मिलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है, शूद्र को और स्त्रियों को वैदिक शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब हम आते हैं आज के एमसीक्यूज पे। देखिए, आज का जो एमसीक्यूज हैं वो आज के भी 100 से या 200 के एमसीक्यूज हम कराएंगे। एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, तो रिपीट होने का मतलब आप समझते हैं, रिपीट होने का मतलब ये है कि आपको उन एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज रिपीट होते हैं वो कुछ तो इजी होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हाँ इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको हर एमसीक्यूज को मैं टाइम से अच्छे से सॉल्व करवाता हूँ, मतलब समझाता हूँ, ताकि आपका जो एमसीक्यूज है वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्योंकि जल्द से हमको सिलेबस ख़त्म करना है, तो हम लोग डायरेक्ट सिलेबस पे आते हैं। मकतब का संबंध किससे अच्छा था? तो मकतब के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा ही था लास्ट वीडियो में। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। तो मकतब का जो संबंध था वो प्राथमिक शिक्षा से था, और जो मदरसे का संबंध था वो उच्च शिक्षा से था। ठीक है, उसके बाद है मुस्लिम धर्म में योग्यता रखने वाले छात्रों की उपाधि दी जाती थी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जो मुस्लिम धर्म में जो योग्यताएं रखते थे उनको हम क्या कहते थे? उनको कहते थे आमिल। मुस्लिम धर्म में जो योग्यता रखते थे। ठीक है, काबिल जो है और जो फाजिल है, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने लास्ट के एमसीक्यू में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो आप वहाँ इसको देख सकते हैं कि काबिल किसको कहते हैं और फाजिल किसको कहते हैं। उसके बाद है कि मोहम्मद साहब ज्ञान को किसका आधार मानते थे? मतलब जो मोहम्मद साहब हो, ज्ञान का किसको आधार मानते थे, कि ज्ञान का आधार क्या है? तो इसका जो एमसीक्यू वो ऑप्शन है वो है शिक्षा, निजात मुक्ति पाने के लिए, इस्लाम या फिर ज्ञान। मतलब कौन सा आधार है ज्ञान का जो मोहम्मद साहब के अकॉर्डिंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है निजात। ठीक है, मतलब निजात का मतलब होता है मुक्ति पाने वाला ज्ञान, जो है मतलब ज्ञान को आधार मानते थे। उसके बाद है मकतब शब्द की उत्पत्ति अरबी के किस शब्द से हुई है? ठीक है, मकतब किस मतलब लैंग्वेज में है, यहाँ पे ये कह रहा है। तो कुतुब लैंग्वेज एक है, उसी में मकतब को बोला जाता है। ठीक है, देखिए, ये मुस्लिम और उनकी शिक्षाओं का एक चैप्टर है, उसी से संबंधित ये एमसीक्यूज हैं। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी एमसीक्यूज रह जाए, तो इसीलिए हम लोग सारे एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एक दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे सिलेबस कंप्लीट होने में, लेकिन कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, मदरसा। मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी के किस शब्द से हुई है? तो मदरसा शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी के दरस शब्द से हुई है। ठीक है, दरस शब्द से हुई है। अब इसी का जो है दरस शब्द का जो अर्थ क्या होता है यहाँ पे बता रहे हैं। तो दरस शब्द का अर्थ होता है भाषण देना। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा में शागिर्द कहते थे। देखिए, शागिर्द का मतलब होता है कि एक एक जो लीडर होता है उसका एक सहपाठी, मतलब को जैसे कह सकते हो पीए टाइप में। ठीक है, जो सीख रहा होता है उसी की चीज़ों को। देखिए, पीए पर्सनल असिस्टेंट एक दूसरा चीज़ होता है, लेकिन आप उसी के जैसे मान सकते हो, उसको आप पीए नहीं कह सकते हो, क्योंकि पीए एक अलग चीज़ है। शागिर्द होता है जो इंसान अपने लीडर की चीज़ों को सीख रहा होता है और उस एक जगह मतलब एक समय बाद में वो उसकी जगह ले लेता है, तो उसको शागिर्द बोलते हैं। एक तरीके से उसको आप शिष्य कह सकते हैं।
तो यहाँ पे शिष्य मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, छात्र नहीं कह सकते हैं, छात्र का एक अलग मीनिंग हो जाता है, मित्र भी नहीं कह सकते हैं, ना ही शिक्षक कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि सैयद अलाउद्दीन ने निर्माण कराया था। तो सैयद अलाउद्दीन ने क्या निर्माण कराया था? ऑप्शन है मकतब एवं मदरसों का, दरगाहों का, कुरान स्कूलों का, फ़ारसी स्कूलों का। तो सैयद अलाउद्दीन ने निर्माण कराया था किसका? मकतब एवं मदरसों का। ठीक है, याद रखना, ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है कि मध्यकालीन शिक्षा के दोषों में शामिल नहीं है। मध्यकालीन में जो दोष थे, शिक्षा के जो दोष थे वो उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है हमारे कठोर दंड प्रणाली, शिक्षा में जन शिक्षा की उपेक्षा, धर्म परिवर्तन पर बल, वैदिक शिक्षा को प्राथमिकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वैदिक शिक्षा को प्राथमिकता। देखिए, ये दोष नहीं था। ठीक है, दोष थे कि कठोर दंड प्रणाली, मतलब तब के टाइम की जो दंड प्रणाली थी वो कठोर थी, मतलब पनिश करने के जो सिस्टम था, पनिशमेंट सिस्टम, वो काफ़ी हार्ड था। जो रिलीजन चेंज पे था उस पर बल था, मतलब धर्म परिवर्तन कराने पे ज़्यादा फोकस करते थे। ये दोष थे। फिर शिक्षा में जन शिक्षा की उपेक्षा, मतलब कि जो लोगों की जो आकांक्षाएं, मतलब जो उम्मीदें हैं, होप होती थी शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, उनकी उपेक्षा की जाती थी, मतलब उनको अवॉइड किया जाता था। ठीक है। उसके बाद है कि आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ है, मतलब मॉडर्न जो एजुकेशन है उसका आरंभ कब हुआ है, स्टार्टिंग उसका कब हुआ है? देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं इंग्लिश में मतलब प्रोवाइड कराइए। ठीक है, देखिए, एक तो कहीं से भी चीज़ें मिल नहीं रही हैं, और जो चीज़ें मिल रही हैं वही मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के मार्क्स आएँ, मतलब एटलीस्ट आप लोग पास हो जाएं, क्योंकि अचानक से सिलेबस चेंज हुआ है। तो मैं नहीं चाहता हूँ ना कि आप लोग फेल हों। तो इसीलिए जितने भी एमसीक्यूज, जहाँ से जो मटेरियल मैं कलेक्ट कर पा रहा हूँ, एमसीक्यूज बना पा रहा हूँ, खुद से भी एमसीक्यूज बना रहा हूँ, इसीलिए काफ़ी टाइम लगा, 2 से 3 दिन तक। ठीक है, कलेक्ट करने में। तो इसीलिए एक एक एमसीक्यूज बुक्स से बनानी पड़ती हैं। ठीक है, उसको पहले हाईलाइट करते हैं, मतलब काफ़ी टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता है। तो इसलिए जो चीज़ें मिल रही हैं आप लोग उसको समझने का कोशिश कीजिए। मैं वर्ड्स को इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेट कर करके भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जो है अच्छे से देखिए, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही है आप लोग नीचे कमेंट करिए। इंग्लिश की बात रही, इंग्लिश के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मतलब अलग से एफर्ट ना करना पड़े। तो हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ था, मतलब मॉडर्न एजुकेशन का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? मिशनरियों के द्वारा, मतलब जो मिशनरी थे जो यूरोप वगैरह से आए थे। उसके बाद है मतलब हिंदुओं के द्वारा, और मुस्लिम्स के द्वारा, और मतलब बौद्ध के थ्रू। तो किसके द्वारा जो है आधुनिक शिक्षा का आरंभ हुआ था? तो कह सकते हैं कि मिशनरी जो मतलब आए थे ना, मिशनरीज, इसका वर्ड इंग्लिश में मिशनरीज ही होता है। तो वो जो आए थे तो उन्हीं से आधुनिक शिक्षा का आरंभ होता है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? फोर्ट विलियम कॉलेज आपने सुना होगा, हिस्ट्री अगर पढ़ी है तो। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है मतलब कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? दिल्ली, आगरा, कोलकाता या बनारस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। ओके। फिर नेक्स्ट है कि संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का कितने वर्षों के बाद पुनरावर्तन किया गया? मतलब कि एक तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसको एक अप्रूवमेंट लेटर दिया गया था। ठीक है, उसी को आज्ञा पत्र कहते हैं। उसको कितने टाइम के बाद में मतलब उसको रिपीट किया गया कि आप दोबारा से फिर मतलब इतने साल के लिए आप मतलब कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जो है व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। वो जो है वो कितने सालों बाद, कितने ईयर्स के बाद में उसको दोबारा कहा गया करने के लिए? तो इसका जो ऑप्शन है 20, 30, मतलब 20, 30, 24 एंड 25। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर है 20 वर्ष, मतलब 20 ईयर्स। 20 ईयर्स के बाद में उसको फिर से मतलब आगे आने वाले टाइम्स के लिए जो है अप्रूवमेंट लेटर दे दिया गया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर एक ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अब इसका देखिए स्कैन करने में टाइम लग गया, मतलब वो कट गया नीचे, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बट फिर भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए, ऐसे जो कथन होते हैं ना, स्टेटमेंट, कि मतलब समटाइम्स जो ग्रांट हैं उनको मॉडर्न शिक्षा का जो है फादर कहते हैं, उसको एक तरीके से जन्मदाता, मतलब जन्मदाता कहते हैं उनको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो है
नुरुल्ला एवं नायक। मतलब नुरुल्ला एवं नायक को हम, इन्होंने ये कथन कहा है कि ग्रांट को कभी कभी भारत की आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, जो ग्रांट थे उनको मॉडर्न एजुकेशन का फादर कहा जाता है। उसके बाद है कि लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए? तो लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को, 10 जून 1833 को एंड 15 जून 1934 को एंड 17 मई 1833 को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 10 जून 1834 को। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको मतलब अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में है तो आपको मतलब पढ़ना तो है ही है। ठीक है। उसके बाद है कि निस्पंदन सिद्धांत का जनक कौन, किसके कहते हैं? मतलब निस्पंदन सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, वुड या फिर कॉर्नवालिस? तो इसका जो राइट आंसर वो है लॉर्ड मैकाले को हम क्या कहते हैं? निस्पंदन सिद्धांत का जनक। ठीक है। उसके बाद है कि भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कोठारी शिक्षा आयोग, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा नीति या हरटांग समिति। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? हंटर आयोग। यहाँ से शुरुआत हुई थी आई थिंक 1882 में। जो भी मुझे याद है, अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हंटर आयोग कब आया हुआ था। ठीक है। फिर है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो बनारस संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, नुरुल्ला व नायक के द्वारा या डीओ एलेन के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है? वॉरेन हेस्टिंग नहीं है। ठीक है, जो लोग दिमाग लगा रहे हैं वो वॉरेन हेस्टिंग नहीं है, जोनाथन डंकन के द्वारा जो है बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब कि आप सम पीपल्स को जो है काफ़ी अच्छा ज्ञान दो, मतलब बहुत से पीपल्स को थोड़ा सा अच्छा ज्ञान देने की बजाय, मतलब थोड़ा सा अच्छा नॉलेज देने की बजाय, जो सम पीपल्स को ना बहुत अच्छा सा ज्ञान देना, मतलब नॉलेज अच्छी होनी चाहिए कुछ लोगों को, अदर देन कि बहुत सारे लोगों को कम कम नॉलेज हो। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ऑथर का है, मैकाले का है या फिर फ्रांसिस बार्डिन का है या फिर वुड का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकाले का। मैकाले ने ये बात कही है। ओके। फिर मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये है 1835 में जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा। मतलब प्राथमिक जो प्राइमरी एजुकेशन थी उसको हंटर कमीशन के सामने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब और मतलब मैंडेटरी करने की बात कही। वो किसने कही थी? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, या फिर वुड के आदेश पत्र से। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी ने यह बात कही थी कि जो मतलब एजुकेशन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखो और उसको मैंडेटरी बना दो। उसके बाद है बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? हालांकि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था ये तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जोनाथन डंकन के द्वारा। और कब हुआ था? तो ये इसमें ऑप्शन दिए 1791, 1900, उसके बाद 1891 और 1870। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1791 में। ओके। फिर कलकत्ता में प्रथम मदरसा किसके द्वारा खोला गया? मतलब फर्स्ट मदरसा जो है वो किसके द्वारा खोला गया है कोलकाता में? ऑप्शन है जोनाथन डंकन, वॉरेन हेस्टिंग, नुरुल्ला नायक और डीओ एलेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है प्रथम मदरसा मतलब फर्स्ट मदरसा खोला गया। कलकत्ता में प्रथम मदरसा कब खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अक्टूबर 1781। ठीक है, अक्टूबर 1781 को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा फर्स्ट मदरसा कोलकाता में खोला गया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में कब हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1800 में। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है। पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई है? इसका राइट आंसर है 1818 में। संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई है, बताइए कहाँ हुई है? पूना में। कहाँ पे हुई है? पूना में। ठीक है। उसके बाद में फिर है कि हंटर आयोग का दूसरा नाम क्या है? एक सेकेंड, हाँ देखिए,
प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ है? हमारा ये क्वेश्चन है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का मतलब इसका विवाद का जन्म हुआ है, कब हुआ था? हंटर आयोग से, या फिर 1813 के आज्ञा पत्र से, या फिर मैकाले के विवरण पत्र से, या फिर वुड के घोषणा पत्र से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट इसका जो आंसर है वो है 1813 के आज्ञा पत्र से। ओके, कौन सी ईसाई मिशनरी सर्वप्रथम, मतलब कौन सी ऐसी ईसाई मिशनरी थी जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आई थी? इसके ऑप्शन हैं डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज और पुर्तगाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, पुर्तगाली, जो सबसे पहले वो भारत में आए थे। फिर है शिक्षा के लिए छनाई का सिद्धांत, मतलब छनाई का सिद्धांत एक तरीके से जो हम छानते नहीं है, तो जैसे आटा छानना या कुछ छनाई वाला सिद्धांत, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। तो छनाई का सिद्धांत किसने लागू किया है? ऑप्शन है वुड, एडम्स, मैकाले या बेंटिक ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैकाले ने। ओके, मैकाले द्वारा दिया जा रहा जो सिद्धांत है वो क्या है? कौन सा सिद्धांत मैकाले ने दिया है? निष्पंदन सिद्धांत, छनन का सिद्धांत, छनाई का सिद्धांत या उपर्युक्त सभी? तो वैसे इसका राइट आंसर आप गेस कर लीजिए, क्योंकि जब एक से मिलता जुलता हो छनन सिद्धांत, छनाई सिद्धांत, तो आप यहाँ पे उपर्युक्त सभी ही राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हंटर कमीशन कहते हैं। हंटर कमीशन जो है उसको क्या मान के चलते हैं? तो हंटर कमीशन क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा आयोग है या मुदालियार आयोग है? तो हंटर कमीशन को हम क्या कहेंगे? तो हंटर कमीशन क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर कमीशन, मतलब भारतीय शिक्षा आयोग के लिए ही हंटर कमीशन आया था। ठीक है, उसके बाद है हंटर कमीशन जो आया था वो आज़ादी से पहले आया था, और आज़ादी के बाद में एक सेटलर कमेटी बैठी थी, उसके बाद में फिर बैठी थी मुदलियार आयोग। ये बैठी थी मुदलियार आयोग किसके लिए? मुदलियार आयोग थी माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए, जो कि इसमें दिया है आपके सामने। उसके बाद है कि लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल किस सन में बनकर आए? तो लॉर्ड कर्जन जो है भारत के गवर्नर किस सन में बनकर आए हैं? तो ये है सन 1898 में। ओके, फिर 33 है शिमला शिक्षा समझौता 1901 का आयोजन किया गया। 1901 शिमला शिक्षा समझौता कब आयोजन किया गया इसका? लॉर्ड कर्जन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा शिमला शिक्षा समझौता, मतलब इसको लागू किया गया। फिर भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जो आयोग हैं, कमीशंस हैं, आपको इनको याद रखने हैं। ये क्वेश्चंस आपके बीएड के लिए तो इम्पॉर्टेंट होते ही होते हैं, लेकिन आपके ये क्वेश्चन स्टेट, सी टेट, सुपर टेट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस पेपर उठा के देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सर विलियम हंटर। जो भारतीय शिक्षा आयोग के गठन की अध्यक्षता थी वो सर विलियम हंटर या हंटर ने करी थी। ओके, फिर है 1880 में भारत का नया गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो 35 को जो राइट आंसर है वो क्या है? लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसके बाद हर्टांग समिति क्या है, मतलब हर्टांग कमेटी क्या है, इसका गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है सर जोन्स हर्टांग, सर विलियम हर्टांग, जॉन विलियम हर्टांग, सर फिलिप हर्टांग। ओके, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? सर विलियम हर्टांग। देखिए, आप सरनेम याद मत कीजिए, क्योंकि हर्टांग समिति है तो मतलब यहाँ पे देखिए चारों हर्टांग हैं, मतलब सरनेम चारों के सेम हैं, तो इसीलिए आपको नाम याद रखना है सर विलियम हर्टाग। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड का आज्ञा पत्र, मतलब जो अप्रूवमेंट लेटर था, प्रकाशित हुआ था, वो कब हुआ था? तो 37 एन का इसका जो ऑप्शन है वो है 19 जुलाई 1854, 2 फरवरी 1835, 24 नवंबर 1839 एंड 7 मार्च 1835। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 19 जुलाई 1854। ओके, उसके बाद बेंटिक ने ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कब करी है? मतलब जो उसकी नई शिक्षा नीति की घोषणा है वो कब हुई है? इसका राइट आंसर है 7 मार्च 1835 को। ओके, फिर है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, किसने की थी इसकी स्थापना? ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, आजम खान, नजीमुद्दीन सिद्दीकी या फिर अब्बास खान। तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसकी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली में है।
फिर है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा गया है? ऑप्शन है वुड के आज्ञा पत्र को, 1813 के आज्ञा पत्र को, शिक्षा आयोग को, या मुदालियार आयोग को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वुड के आज्ञा पत्र को। वुड के आज्ञा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक। उसके बाद में फिर हम देखते हैं कि हंटर आयोग का दूसरा नाम क्या था। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं। तो ऑप्शन है मुदालियार आयोग, राधा कृष्णन आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, मैकाले के विवरण पत्र। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग। उसके बाद है गोखले विधेयक 1911 केंद्रीय धारा सभा में कब पेश किया गया? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 16 मार्च 1911, 25 मार्च 1911, 20 मार्च 1911 और 10 मार्च 1911। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 मार्च 1911 को गोखले विधेयक 1911 पेश किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ है? ऑप्शन है 20 सितंबर 1917, 20 सितंबर 1918, 14 सितंबर 1917, 15 सितंबर 1918। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर 1917। इसके अध्यक्ष कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर माइकल सैडलर। ठीक है। डॉक्टर माइकल सैडलर थे, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। 14 सितंबर 1917 को ये इसका गठन हुआ था। फिर है बेसिक शिक्षा को अन्य किन नामों से जाना जाता है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन को किन नामों से जाना जाता है? तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बुनियादी शिक्षा, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है उपर्युक्त सभी, मतलब ऑल ऑफ द अबव। फिर भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया? भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा गया है? ऑप्शन है वुड के घोषणा पत्र को, शिक्षा आयोग को महाधिकार का पत्र कहा गया है, या 1813 के आज्ञा पत्र को महाधिकार पत्र कहा गया है, या मुदालियार आयोग को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वुड के घोषणा पत्र को। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए, मुदालियार आयोग हर ऑप्शंस में आ रहा है, तो आप इनके बारे में हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मुदालियार आयोग क्या था। ठीक है। मुदालियार आयोग क्या था और ये कैसे बना, इसका क्या यूज हुआ था, क्यों आया। ओके, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। इससे जो एमसीक्यूज बनेंगे वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिर हमारा 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि लॉर्ड मैकाले संबंधित था। ऑप्शन है हिंदी शिक्षा से, फ्रेंच शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से, या फारसी शिक्षा से। आपको नॉर्मल सी बात है, वो अंग्रेज था तो अंग्रेजी से ही मतलब जुड़ा होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। उसके बाद भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था, किसने अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था? तो ऑप्शन है सर फिलिप हर्टाग, डॉक्टर माइकल सैडलर, डॉक्टर मैकाले, डॉक्टर रिपन। तो ये भी क्वेश्चन इजी ही है। डॉक्टर मैकाले ने जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था। ठीक है। अंग्रेजी जो है वो डॉक्टर मैकाले के द्वारा ही लाई गई, मतलब लॉर्ड मैकाले के द्वारा। उसके बाद ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि वुड घोषणा पत्र 1854 के कार्यों की समीक्षा किस आयोग ने की थी? ऑप्शन है शिक्षा आयोग, फिर देखिए आ गया मुदालियार आयोग, तो ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है मतलब इसका। फिर है हंटर आयोग, और हंटर आयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि वुड घोषणा पत्र 1854 के जो वर्क थे उनका रिव्यू किसने किया है, किस आयोग ने किया है? तो इसका जो आंसर है वो है हंटर आयोग। ठीक है। हंटर आयोग ने इसका समीक्षा किया, मतलब इसका रिव्यू किया है। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में किसके द्वारा बनवाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम आंसर समझ ही रहे हैं। आंसर आप बहुत लोगों को पता भी होगा जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है। नहीं पता है तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर वो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि प्रथम महिला स्थापना या प्रथम विश्वविद्यालय कब हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है DK कर्वे, मतलब इनके माध्यम से जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, इनके प्रयत्नों से, इनके प्रयासों से। ठीक है। उसके बाद भारत में किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, ये क्वेश्चन एक अलग है, और किसने आरंभ की ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है विलियम बेंटिक। ठीक है। लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन नहीं है, विलियम बेंटिक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है कि हंटर आयोग में किस शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया है? तो मतलब हंटर आयोग क्यों लाया गया था?
हंटर आयोग आखिर क्यों लाया गया था, किसके विकास के लिए लाया गया था, किस विकास, शिक्षा के विकास पर? प्राइमरी एजुकेशन, मेडिटेरी मतलब माध्यमिक शिक्षा एजुकेशन, और उच्च शिक्षा, या फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राथमिक शिक्षा। देखिए हम शुरुआत तो बेसिक से ही करेंगे ना, तो हम इससे पहले कोई खास मतलब वो था नहीं डेवलपमेंट, तो इसीलिए हम लोगों ने प्राइमरी शिक्षा के लिए मतलब हम लोग ये लाए थे। ठीक है, उसके बाद जो है आता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव और सूचना का अनंत स्रोत है। तो भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसका असीम महत्व है। ये किसने कहा था? मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव और सूचना एक अनन्य स्रोत है, सोर्स है। तो ये किसने ये स्टेटमेंट बोला है? ऑप्शन है आपके सर थॉमस, डॉक्टर अल्तेकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर्थर मैथ्यू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आर्थर मैथ्यू। इन्होंने कहा है कि भाई जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का जो प्रतिवेदन, सुझाव और सूचना है उसका मतलब एक अनन्य स्रोत है, अनंत स्रोत है मतलब। ठीक है, उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन हमारा 55 क्वेश्चन है जो हमारा, वो है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे? बहुत बहुत मजाकिया क्वेश्चन है, मतलब जब इसके बारे में आप समझेंगे कि 1 लाख रुपए, इसकी एक स्टोरी है, वो अगर आप लोग गूगल करके पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो पहली बार 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे, वो कौन सी डेट थी? बहुत इंपॉर्टेंट है उस डेट को जानना। 1813 के आज्ञा पत्र में जो है मतलब 1 लाख रुपए निर्धारित किए गए थे पूरे भारत में कि भाई 1 लाख रुपए से आप जो है वो शिक्षा आप भारत में करिए, पढ़ाइए लोगों को 1 लाख रुपए में। ठीक है, 1 लाख रुपए में तब के ज़माने में पूरे देश के लिए तो कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल नहीं था। और इसका भी यूज कैसे हुआ है मतलब आप लोग इसके जानेंगे तो बहुत काफ़ी फ़नी है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे 50 क्वेश्चंस हम और भी डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए हम लोग ब्रेक लेते हैं 1 से 2 मिनट का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 2 मिनट के लिए कहा था बट मान के चलिए कि 20 सेकंड हो गए हैं, तो अब फिर से शुरू करते हैं अपने 50 क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 55 किए थे, 50 ही मान के चलिए, 4 से 5 क्वेश्चंस तो इसमें इजी ही थे, तो वो तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस किए थे, 50 क्वेश्चंस हम फिर से करने जा रहे हैं। हमारे जो मुस्लिम वाला चैप्टर था उसके पहले जो वैदिक पीरियड था, उसके बाद बौद्धिज्म जो पीरियड था, मतलब मुस्लिम एजुकेशन, बौद्ध एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन, और कुछ ब्रिटिश से रिलेटेड और कुछ मैकाले और इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, अब हम एक टॉपिक उठा रहे हैं बीच से, मतलब ठीक है, टॉपिक सारा सिलेबस के अंदर ही हम लोग कवर कर रहे हैं, सिलेबस से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। और अगर 1-2 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर हैं भी तो ये है कि उसमें ऐड अप हो गए हैं, मतलब ऐड करके उसमें से, मतलब है सिलेबस का ही, बुक में नहीं दिया है लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने एकदम बेसिक से, क्योंकि जो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बुक से ही पूछे। ओके, वो कहीं से भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट कर सकता है, पूछ सकता है, जो आपके बुक में भी नहीं होगा। ओके, तो ये है कि चलिए हम डिस्कस करते हैं बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस, ताकि एक भी क्वेश्चंस आपका ना छूटे और आप पास हो जाएं। ठीक है, अच्छे नंबर से, मेरिट अच्छी आए आपकी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन पहला है 50 क्वेश्चंस में से, माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया? ठीक है, इसका ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करें, जो आपको लगें या मैं जो बताऊं उसको आप नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 15 जून 1953, 29 अगस्त 1953, 17 अगस्त 1952, 17 जून 1953। मतलब यही है कि मतलब जो माध्यमिक शिक्षा आयोग उसका प्रतिवेदन कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 29 अगस्त 1953 में। अब कितने अध्याय थे, किसने किया था, सब हम आगे जानेंगे, धीरे धीरे हम भी बताते चलेंगे आपको। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो प्रतिवेदन थे उसमें कितने अध्याय थे? 15, 17, 18, 16। ठीक है, तो इसके जो अध्याय थे इसमें 15 थे, लेकिन बुक में 14 लिखे मिले हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है, तो मैं ये बोलूँगा अगर 14 हो तो इसमें देखिए 14 नहीं, मतलब 14 को नहीं, ऑप्शन नहीं है। तो अगर 14 हो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में प्रतिदिन कितने अध्याय हैं, तो अगर 14 हो तो आप 14 लगाइएगा। ठीक है, अगर 14 नहीं है तब आप 15 लगाइएगा, 15 से ज़्यादा नहीं हुए। ओके, तो अध्याय जो चैप्टर थे वो 15 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई भी कमीशन, हंटर आयोग, सैडलर आयोग या मुदलियार आयोग
माध्यमिक शिक्षा आयोग मतलब किसी के भी आपसे अध्यक्ष पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी नोट डाउन करके रखिएगा। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, डॉक्टर यशपाल, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी और डॉक्टर राधा कृष्णन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। ये मद्रास विश्वविद्यालय के जो थे वो कुलपति थे और इनको भारत सरकार ने, इनको जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसका मतलब इन्होंने अध्यक्ष बनाया था, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार को, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया वो है मुदालियार आयोग, ठीक है। मुदालियार आयोग को हम माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, या माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम मुदालियार आयोग भी कहते हैं। इसकी सिफारिशें क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदालियार आयोग की सिफारिशें मतलब जो शिक्षा से संबंधित थी वो क्या थी, ठीक है। तो ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी मुदालियार आयोग की, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग ही था तो माध्यमिक शिक्षा से ही संबंधित थी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव किस आयोग ने दिया था? तो बहुउद्देशीय स्थापना प्रस्ताव जो है वो मुदालियार आयोग ने दिया था। मतलब कि बहुउद्देशीय एक स्कूल बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ में मतलब पढ़ाना चाहिए, जिसमें साइंस का भी हो, मतलब एक पर्टिकुलर एक उसके टॉपिक पे, एक किसी सब्जेक्ट पे या एक किसी उस पर ना बेस्ड हो, वो बहुउद्देशीय उसका उद्देश्य हो, मतलब स्टूडेंट्स का कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल जो है डेवलपमेंट करना, ठीक है। ये किसने कहा था? ये मुदालियार आयोग ने सजेशन दिया था, ठीक है। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मतलब ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 23 सितंबर 1952, ठीक है। 23 सितंबर 1952 इसका राइट आंसर है। उसके बाद में फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण हेतु क्या सुझाव दिए थे? तो व्यक्तित्व का विकास, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट या लीडरशिप डेवलपमेंट, या फिर मतलब व्यावसायिक कुशलता का विकास, मतलब जो है, या फिर तीनों, ठीक है। मतलब उन्होंने कहा कि या फिर तीनों हैं या फिर मतलब कोई एक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, उपर्युक्त सभी। अधिकतर देखिए आपको एक तरीका बताते हैं, अगर क्वेश्चंस आपको लग रहा है डाउट है कि ये है, अगर उसमें ऑप्शन उपर्युक्त सभी है तो आप उसको लगा दीजिए, फिर आंख बंद करके लगा दीजिए, ठीक है। 90% क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ओके। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? उपर्युक्त सभी। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग ने एक सत्र में कार्य दिवस निर्धारित किए थे। मतलब सत्र समझ रहे हैं, मतलब एक साल में जो हमारा सत्र होता है, तो एक सत्र में मतलब दिन पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था, एक सेकंड हम लोग को रुक दीजिए। तो एक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित हुए थे? तो इसका जो आंसर है वो है 200, ठीक है। मतलब एक साल में आप 200 दिन पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जूनियर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? ये सब किताब में है लिखा हुआ, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जूनियर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया है? जो आयोग था इसने जूनियर माध्यमिक सबसे उच्च शिक्षा जो है माध्यमिक जूनियर माध्यमिक स्तर के कितने भागों में डिवाइड किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 भागों में, ठीक है। उसके बाद है प्रांतों में तकनीकी शिक्षा मतलब टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन है बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका जो है किस आयोग ने दिया था? इसका आंसर ऑप्शंस हैं इसके शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग। तो मुदालियार आयोग, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका आंसर यहाँ पे होगा मुदालियार आयोग, ठीक है। उसके बाद है कि हमारा 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो है योग्य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के एमएड कोर्स को जोड़ने की बात किस आयोग ने की थी? मतलब एमएड कोर्स को भी जोड़ दो, ये किस आयोग ने कहा था? तो मुदालियार आयोग ने ही कहा था। उसके बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? मतलब स्कूल स्वास्थ्य सेवा एक योजना होती है जिसमें स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मतलब जो होती हैं वो दी जाती हैं।
तो ये किसने कहा था कि भाई आप स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करो, जैसे कि जो बच्चों को चोट वोट लगे ऐसा कुछ हो तो उस टाइम मतलब उनकी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो 13 का जो आंसर है वो क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा हुआ था, शुरू हुआ था। मुदलियार आयोग ने योग्य शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए क्या जोड़ने की बात की थी, बीएड कोर्स, एमएड कोर्स, एमफिल कोर्स या फिर डीएलएड कोर्स। ठीक है, तो हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है एमएड कोर्स। ठीक है, मतलब योग्य शिक्षकों के प्रशिक्षण की, मतलब उनके और ज़्यादा प्रशिक्षित होने की बात कही थी। हमारा 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्न में से किस बोर्ड की नियुक्ति का सुझाव दिया था। मतलब इस आयोग ने या मुदलियार आयोग ने शिक्षकों की शिकायतों पर विचार करने के लिए कौन से बोर्ड की नियुक्ति की थी। शिक्षक सहायता बोर्ड, शैक्षिक शिकायत बोर्ड, ऑर्बिटेशन बोर्ड या शिक्षक गुणवत्ता सुधार बोर्ड। तो इसका राइट जो आंसर है वो है आर्बिट्रेशन बोर्ड। ठीक है, जिससे कि मतलब कोई शिक्षक को तकलीफ हो रही है, कोई कुछ होता है। आज के टाइम तो संघ है, ठीक है, मतलब एक संघ बनाया हुआ शिक्षक संघ, लेकिन तब ऐसा नहीं होता, तो एक कमेटी बैठती थी, या तब के टाइम में भी संघ होते होंगे, तो सभी लोग जाते थे उस कमेटी के पास में अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के और उसको सॉल्व किया जाता था। मतलब ऐसा सुझाव दिया था किसने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो, तो इसका जो ऑप्शन है वो शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, मतलब शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा था। उसके बाद है कि किस आयोग ने 17 वर्ष में किस आयोग ने 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना एवं चुनाव प्रचार करना गैर कानूनी घोषित कर दिया था, इलीगल मतलब डिक्लेयर कर दिया था। कौन सा ऐसा आयोग था। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही ये बात की थी। उसके बाद है फिर हमारा कि उसके बाद है हमारा कि शिक्षकों का परीक्षण काल साधारणतया 1 वर्ष करने, सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने एवं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने का सुझाव प्रस्ताव किया था। किसने कहा था भाई। ऑप्शन है विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो राइट आंसर है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस आयोग ने सुझाव दिया कि इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त कर उसकी 11वीं कक्षा माध्यमिक शिक्षा में एवं 12वीं कक्षा डिग्री कोर्स सम्मिलित किया जाए। ठीक है, 12वीं कक्षा जो है डिग्री कोर्स सम्मिलित किया जाए। तो कोठारी, विश्वविद्यालय, सैडलर या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो इसका राइट आंसर भी जो है वो डी ही होगा, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ओके, उसके बाद आज का छात्र कल का नागरिक व नेता होगा, यह कथन किसका है। कथन इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि जो आज का जो स्टूडेंट है वो कल के दिन एक लीडर हो, या कथन किसका है, नागरिक व नेता होगा, सिटीजन या फिर लीडर होगा। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शंस जो हैं वो कहा है विश्वविद्यालय आयोग, कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग। तो आप सिंपल सी बात है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ही ये बात कही है और इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर मुदलियार जी, उन्होंने मतलब इसको, उसके जो चीफ थे वो डॉक्टर मुदलियार जी थे। फिर नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है बताइए। तो जो संख्या सदस्यों की थी उसके ऑप्शन है 6, 7, 8, 10। इसका जो राइट आंसर वो क्या है, 10। ठीक है, जो 10 सदस्य थे वो माध्यमिक शिक्षा आयोग में है। उसके बाद है कि किस आयोग की रिपोर्ट, मतलब जब बनी थी तब की बात की जाए, तो फिर है किस आयोग की रिपोर्ट शिक्षकों के लिए बाइबल कही जाती है। मतलब कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसके लिए बाइबल कही जाती है शिक्षकों के लिए। ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यशपाल समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग से क्या मतलब क्या रिजल्ट निकला है, इसको क्या क्या कहा गया है, तो उस पर हम लोग आज पढ़ रहे हैं ढंग से। ये एक चैप्टर है, भूलना नहीं है, क्वेश्चन इस पे आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। ओके,
फिर नेक्स्ट, स्वतंत्रता के उपरांत माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग था। तो माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन था? ऑप्शन है कोठारी, विश्वविद्यालय, मुदालियार, सैडलर। देखो, स्वतंत्रता के पश्चात बनने वाला जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, प्रथम आयोग, वो तो सैडलर आयोग था। अगर इसमें इन्होंने सी दिया है, हालांकि इसका जो आंसर है इन लोगों ने सी ही दिया है, लेकिन देखिए 1919 में सैडलर आयोग बना था। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, मतलब मैं कैसे मान लूँ इनके क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने जो है गलत आंसर दिया है, तो इसलिए मैंने आपको सही कर दिया। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करो। और जो दूसरा आयोग बना था, ठीक है, वो मुदालियार आयोग था, क्योंकि ये 1952-53 में बना था। ओके, उन्होंने कहा स्वतंत्रता के उपरांत, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो है सैडलर आयोग बना था। ये भी शिक्षा के लिए ही था। ठीक है, फिर माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन है 50, 51, 48 या 1952 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1948 में ताराचंद समिति का गठन किया गया, राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव जो हैं वो डॉक्टर A.N. बसु थे। ठीक है, A.N. बसु जो थे वो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग के सचिव थे। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के संयुक्त सचिव कौन थे? मतलब एक सचिव थे, एक जॉइंट सेक्रेटरी एक जॉइंट सेक्रेटरी कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर जो है वो है इसका डॉक्टर M.S. चारी। ठीक है, डॉक्टर M.S. चारी थे, वो संयुक्त सचिव थे। देखिए, मैं फालतू का चीज़ें ऐडअप करके टाइम नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम टाइम में चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए। बट अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो रात का टाइम है और दिन भर से थका हुआ हूँ, तो आई थिंक थोड़ा सा मैं स्लो हूँ, तो आप लोग अपनी स्पीड जो है इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है, 1.25 ऐड कर लो, थोड़ा सा स्पीड तेज़ हो जाएगी अगर आपको चाहिए, क्योंकि दिन भर से थका हुआ हूँ और आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का गठन हुआ है। तो कोठारी आयोग का गठन 1935-36 में या 52-53 में या 54-55 में? कोठारी आयोग और जो ये मुदलियार आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग, ये हम लोग एक में डिस्कस कर रहे हैं, मिक्स, मतलब एक में ही क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। ठीक है, कोठारी आयोग का भी एक अलग से चैप्टर है। तो इसका जो आंसर है वो, सॉरी, ऑप्शन है 1935-36 में हुआ है इसका गठन, 52-53 में हुआ है, 64-66 में हुआ है, या 1954 या 55 में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डी, मतलब 1964-66 में हुआ है। ठीक है, 64-66 में कोठारी गठन, मतलब का इसका जो गठन हुआ है। फिर कोठारी आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो इसका डायरेक्ट राइट आंसर ही हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर जो है धीरेन्द्र सिंह कोठारी था, या फिर आई थिंक, सॉरी, इसका जो नाम था, सॉरी, दौलत सिंह कोठारी जो हैं वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ना, सब में कोठारी दिया हुआ है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दौलत सिंह कोठारी, जो इसके अध्यक्ष रहे। इसके बाद जो है क्वेश्चन हमारा जो है 29 नंबर, वो है 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया? तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कोठारी आयोग। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन, कि सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई? स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, बताइए कि भाई सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा पूरे देश के लिए एक समान शैक्षिक ढांचे की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी, नई शिक्षा व्यवस्था की प्रारंभ की गई थी? तो 30 का जो आंसर है वो है कोठारी आयोग। अब हम लोग वो पढ़ रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग हमारा हो गया है, उससे जितने क्वेश्चंस बनने थे वो बन गए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा आयोग 1964-66 के जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे भाई? कौन थे जो 1964-66 के मतलब अध्यक्ष थे? वो थे डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है, फिर है हमारा कि कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 16 थी, 15 थी, 17 थी या 20 थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 20 सदस्य थे। हमारा ये 32 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 सदस्य थे किसमें? कोठारी आयोग में। उसके बाद हमारे 33 नंबर क्वेश्चन पे, कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्याय थे? जैसे कि उसके प्रतिवेदन में 14 अध्याय थे, हालांकि यहाँ पे 15 दिया था, क्योंकि इसमें 14 ऑप्शन नहीं थे तो आपको 15 बताना है। ठीक है, तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में कितने अध्यक्ष थे?
तो आंसर है इसका 19 अध्याय। ठीक है, याद रखना है। इसमें कितने थे? 19 अध्याय। उसमें कितने थे? 14 या 15। फिर शिक्षा आयोग 1964 को क्या कहा जाता है? तो कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत हुआ, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब हमारा जो 36 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 36 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया है। तो इसका कह सकते हैं कि, एक सेकेंड थोड़ा सा, तो हमारा जो 35 नंबर क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया, इसका जो राइट आंसर है वो है 15 जून सन 1964 को, सॉरी 14 जुलाई सन 1964 को। ठीक है, 14 जुलाई सन 1964 को जो है इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। देखिए सेम क्वेश्चन एज अ मुदलियार आयोग के जैसे बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका कब किया गया था, उसका कब किया था। तो आप चाहो तो इसको एक जगह पे लिख लो या फिर अलग अलग जगह पे लिख लो, जैसा भी आपको सुटेबल रहे। आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लग रहा है आपको भी, वो आप नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो पूरा ना देखना पड़े। ठीक है, तो इसलिए एक बार जब आप वीडियो देख रहे हैं तो पेन और बुक लेके बैठें, मतलब रजिस्टर लेके बैठें, जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मिलें वो आप उस पर नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो है कोठारी आयोग प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3 भाग में विभाजित था। ठीक है, उसके बाद कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई सन 1964, 37 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 38 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि शिक्षा आयोग द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन में मानव से क्या क्या अपेक्षाएं की गई थी। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी, मतलब उदार एवं व्यापक दृष्टिकोण, अनुशासन या राष्ट्र प्रेम, ये तीनों हैं। ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त सभी है, तो ये उपर्युक्त से मतलब ऑल ऑफ द एबव लगा सकते हैं। कोठारी आयोग के जो सचिव थे, 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये, कोठारी आयोग के जो सचिव थे वो कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है डॉक्टर DS कोठारी, ठीक है, JP नायक, डॉक्टर राधाकृष्णन, JF मैकडुगल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? B, मतलब JP नायक। नेक्स्ट है कि कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन थे? तो DS कोठारी तो होंगे नहीं, JP नायक भी नहीं होंगे। ठीक है, बचे हैं 2, तो यशपाल या फिर JF मैकडुगल। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है? JF मैकडुगल जो थे वो क्या थे? कोठारी आयोग के संयुक्त सचिव मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं वो थे। फिर है कोठारी आयोग के गठन के समय, कोठारी आयोग के गठन के समय डॉक्टर DS कोठारी किस पद पर नियुक्त थे? तो मतलब ये क्या थे? जैसे कि वो डॉक्टर मुदलियार जो थे वो क्या थे? कुलपति थे। इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि ये DS कोठारी जो थे वो क्या थे। ठीक है, तो ये थे UGC के अध्यक्ष। ठीक है, किसी कुलपति नहीं थे, कुलपति थे मद्रास के, वो कौन? डॉक्टर मुदलियार जी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास की सिफारिशें की थीं? ऑप्शन है कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, मुदालय। तो इसमें आंसर ही है कि कोठारी आयोग। मतलब इन्होंने कहा था कि भाई प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास भी होना चाहिए। ओके, फिर 43, किस आयोग ने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था बनाई? तो ये भी कोठारी आयोग ही होगा कि उन्होंने सामाजिक बदलावों को भी ध्यान में रखा और तब शिक्षा नीति बनाई। कोठारी आयोग में कितने विदेशी विशेषज्ञ शामिल थे? तो इसमें कितने विदेशी मतलब शामिल थे? वो थे कितने? 3 थे, 4 थे, 5 थे या 6 थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 6। मतलब जो 6 थे वो क्या थे? विदेशी, मतलब फॉरेनर जो स्पेशलाइजेशन था जिनको, वो 6 लोग थे कोठारी आयोग में। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। फिर नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता के उपरांत संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग। थोड़ा सा देखिए, अब संपूर्ण शिक्षा की बात कही जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मुदलियार आयोग या फिर सैडलर आयोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे कोठारी आयोग क्योंकि उन्होंने संपूर्ण शिक्षा की बात की है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही जवाब देना है, संपूर्ण शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक सेकेंड थोड़ा सा चेंज कर लें, ये क्या हो गया, आई डोंट नो। हाँ जी,
तो इसके जो थे प्रथम आयोग बनने वाला था वो क्या था, मतलब कोठारी आयोग था संपूर्ण शिक्षा पे। फिर ये कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक क्या था? तो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का जो शीर्षक क्या था, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति था या फिर राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन था, मतलब उसका नाम क्या था, ठीक है, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। फिर है शिक्षा एवं देश का भविष्य, सामाजिक एवं राष्ट्रीय प्रगति, ठीक है, जैसे कि किसी फाइल को हम नाम देते हैं, वैसे ही ये आयोग था, तो उन्होंने एक प्रतिवेदन था, उसका नाम क्या था, यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। ओके। फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन क्या है? मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में उन्होंने पूछा है, जो कि मुदलियार आयोग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। मुदलियार जो थे मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ओके। फिर हमारा जो 47 नंबर जो क्वेश्चन है उसके ऑप्शन है, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्ष की होगी। माध्यमिक शिक्षा 5 से 11 तक 7 वर्ष की होगी। सेकंड है कि 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी। थर्ड है इस शिक्षण काल को 2 भागों में बांटा जाए। और जो फोर्थ है वो है उपर्युक्त सभी। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे उपर्युक्त सभी हो और आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे ना डी क्वेश्चन ही आप प्रिडिक्ट करके लगा सकते हो। ओके। उसके बाद है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण पद्धति अपनाई जाए। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंतर देने, मतलब जो न्यूमेरिक अंक जो हम लोग देते हैं कि हाँ 100 में से 50, 100 में से 50, तो उसको सांकेतिक अंक दिए जाएं। क्या मतलब आपने अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छा किया, परफेक्ट है, गुड है, इस तरीके से। थर्ड ऑप्शन है उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक मूल जो है वो क्या है, विधि, मतलब एक मूल विधि बना अनिवार्य रहे। तो या फिर फोर्थ है बालिकाओं को अनिवार्यतः गणित की शिक्षा प्रदान करना। मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आई थिंक डी ही है, ठीक है। क्योंकि इसमें मतलब ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि बालिकाओं को अन्य शिक्षा गणित की शिक्षा अनिवार्य ही कर दी जाए, ये थोड़ी कोई कहेगा आयोग। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो वैसे तो मैं कहूँ आंखें बंद करके डी लगा दो, बट फिर भी मैं पढ़ूंगा कि प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष कर दी जाए, ऑप्शन ए। फिर है माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाएं, ऑप्शन बी। उसके बाद है महानगरों में केंद्रीय प्रौद्योगिकी विद्यालय खोले जाएं, ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। इन्होंने यही कहा है कि भाई डिग्री जो है उसके 3 वर्ष कर दो, माध्यमिक स्तर को बहुउद्देशीय स्कूल खोल दो, और महानगरों में केंद्रीय प्रौद्योगिकी विद्यालय IIT जैसे जो स्कूल्स हैं उनको भी खोला जाए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ठीक है। तो भाई सही कथन कौन सा नहीं है? तो जैसे कि 4 या 5 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा, ये सही है। उसके बाद में त्रिभाषा सूत्र का सुझाव, ये भी सही है। सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, एक 11th, दूसरा 12th, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की संस्तुति थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ग्रामीण विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा देना, मतलब ये कथन उन्होंने नहीं कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाता है। तो हमारे 55 और प्लस 50 हमारे 105 क्वेश्चंस हो गए हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट करें। हम लोग आपके कमेंट्स का वेट करते हैं कि आप लोगों का डाउट जल्द से जल्द क्लियर करें, और आप लोग बस बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। सीरियसली मजाक नहीं कर रहे हैं, सच बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हैं, आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।